आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है भाग 25। अब तक आपने सुना कि मीरा अक्षत के साथ भोपाल अपने घर जाती है और वहां से अपनी बीती जिंदगी के सच के बारे में पता करती है। वह करोड़ों की मालकिन है और उसका एक बड़ा परिवार भी है जो इस वक्त कहाँ है वो नहीं जानती। इस सफर के दौरान वह अक्षत के और भी करीब आ जाती है और अक्षत को भी मीरा के प्रति प्यार महसूस होने लगता है। देर रात दोनों इंदौर वापस आ जाते हैं। अब आगे। सुबह मीरा सो रही थी तभी उसका फोन बजा। मीरा ने अधखुली आंखों से फोन उठाया और कहा, हेलो। हेलो की बच्ची, तुम्हें कुछ याद भी रहता है? आज कॉलेज से एडमिट कार्ड मिलने वाला है, कहाँ हो तुम? दूसरी ओर से रागिनी ने कहा। मीरा एकदम से उठकर बैठ गई और कहा, हमें याद नहीं रहा। अच्छा ठीक है, जल्दी कॉलेज पहुंचो, रागिनी ने कहा और फोन काट दिया। मीरा उठी और बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी। जल्दी जल्दी नहाकर तैयार होने लगी। आईने के सामने खड़ी वह अपने बालों को सुलझाने लगी, लेकिन जल्दी की वजह से वो और उलझते जा रहे थे। दरवाजे पर खड़ा अक्षत बड़े प्यार से मीरा को ये सब करते हुए देख रहा था। थक कर मीरा ने कंघा वापस नीचे रख दिया। अक्षत अंदर आया। उसने मीरा के पीछे आकर उसके बालों को समेटा तो मीरा ने डर कर पलट कर देखा। उसे डरा हुआ देखकर अक्षत ने कहा, मैं हूं। आपने तो डरा ही दिया, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। तुमने इतने लंबे बाल क्यों रखे हैं? छोटे रख सकती हो ना, आसानी होगी, अक्षत ने कहा। हमारी माँ को हमारे लंबे बाल ही पसंद थे। मीरा ने अक्षत के हाथों से अपने बालों को आजाद किया और उन्हें समेटकर जूड़ा बनाते हुए कहा, और तुम्हें क्या पसंद है? अक्षत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अभी हमें देर हो रही है, हम निकलते हैं, मीरा ने नजरें बचाते हुए कहा और जाने लगी तो अक्षत ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मीरा। जी, मीरा ने धीरे से कहा। 2 दिन बाद दिल्ली के लिए निकलना है और मुझे शॉपिंग करने में आलस आता है, तो मेरी हेल्प करोगी प्लीज? अक्षत ने कहा। लेकिन अभी तो हमें कॉलेज जाना है, मीरा ने कहा। अभी नहीं, शाम को, अक्षत ने कहा। ठीक है, मीरा ने कहा। अक्षत उसका हाथ पकड़े रहा। मीरा को वहीं खड़े देखकर अक्षत ने कहा, जाओ। मीरा ने धीरे से कहा, आप हाथ छोड़ेंगे तभी तो जाएंगे ना। अक्षत ने मीरा का हाथ छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। मीरा चली गई। अक्षत भी वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गया और वापस सो गया। मीरा नीचे आई तो निधि नाश्ते के टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। मीरा ने अपना बैग साइड में रखा और निधि को कहा, तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी, सोचा सोने देते हैं, निधि ने खाते हुए कहा। सच में तुम पागल हो, आज कॉलेज में एडमिट कार्ड मिलने वाला है, मीरा ने कहा। परेशान क्यों हो रही हो, चलते हैं ना, निधि ने बेपरवाही से कहा। परेशान इसलिए हैं क्योंकि इस बार हमने कुछ नहीं पढ़ा, मीरा ने रुआसा होकर कहा। डोंट वरी, एग्जाम अगले हफ्ते से है, तब तक मिलकर रट्टा मार लेंगे हम लोग, निधि ने कहा। मीरा ने कहा और धीरे धीरे सोचते हुए खाने लगी। अच्छा मीरा सुनो, कल तुम अपने घर गई थी ना, तुम्हें कुछ पता चला? निधि ने फुसफुसाते हुए कहा। निधि की बात सुनकर मीरा खाते खाते रुक गई और कहा, हाँ पता चला। क्या? निधि ने एक्साइटेड होकर पूछा तो मीरा ने उसे आधी अधूरी बातें बता दी और वसीयतनामे वाली बात नहीं बताई। मीरा नहीं चाहती थी कि निधि को इस बारे में कुछ पता चले और वह उससे सवाल करे। मीरा की बातें सुनकर निधि ने कहा, क्या तुमने अपने पापा की तस्वीर देखी? पर हम नहीं चाहते कि वो कभी भी हमसे मिले। ये सब जानने के बाद हम उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे निधि, मीरा ने उदास होकर कहा। निधि ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम परेशान मत हो, हम सब लोग हैं ना, अब से तुम यहीं रहोगी। एक दिन तो हमें यहाँ से जाना ही होगा, मीरा ने कहा।
क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए इस घर में नहीं रह सकती? निधि ने बच्चों की तरह सवाल किया। कैसे? मीरा ने पूछा। मेरी भाभी बन जाओ, निधि ने शरारत से कहा। धत, कुछ भी, कहते हुए मीरा वहां से उठकर चली गई। लेकिन निधि का कहा गया भाभी शब्द उसके मन को गुदगुदा गया। निधि ने नाश्ता किया और फिर मीरा को लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। अक्षत देर तक अपने कमरे में सोया हुआ था। दोपहर में नहाने के बाद वह उठकर नीचे आया तो राधा ने उसे खाना खाने के लिए बुला लिया। अक्षत आकर डाइनिंग के पास बैठ गया। राधा ने उसके लिए खाना लगाया और आकर उसके पास ही बैठ गई। अक्षत ने एक निवाला तोड़कर राधा की ओर बढ़ाकर कहा, आपकी आदत नहीं जाएगी ना माँ? राधा ने मुस्कुराते हुए खाया और कहा, कल रात ही चले आए तुम लोग, सुबह आराम से आते। मीरा के लिए आना पड़ा माँ, अक्षत ने धीरे से कहा। वहां सब ठीक तो था ना बेटा? वो अचानक से अपने घर क्यों जाना चाहती थी? राधा ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अक्षत कहने लगा, कुछ सही नहीं है माँ, मीरा का अतीत बहुत बुरा है। इस वक्त उसे हम सबके साथ और प्यार की बहुत जरूरत है माँ। इतनी प्यारी बच्ची के नसीब में इतनी परेशानियां क्यों? राधा कहते कहते उदास हो गई। जो अच्छे होते हैं ऊपर वाला उन्हीं के इम्तिहान लेता है, अक्षत ने कहा। तुम कब जा रहे हो? राधा ने सवाल किया। परसों सुबह निकल जाऊंगा माँ, अक्षत ने खाते हुए कहा। तुमसे एक बात पूछूं? राधा ने कहा। अक्षत ने कहा। मीरा पसंद है तुम्हें? राधा ने धीरे से कहा। अक्षत खामोशी से राधा को देखने लगा तो राधा ने कहा, देख बेटा, तू भी जानता है मोना के साथ जो कुछ हुआ वो एक भूल थी। उसके साथ तू कभी खुश नहीं रहेगा। मीरा अच्छी लड़की है, सबका कितना ख्याल भी रखती है। वो इस घर में आएगी तो उसे एक परिवार मिल जाएगा और हमें एक अच्छी बहू। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से बैठा रहा तो राधा ने आगे कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से जवाब दे सकते हो। मैं तुम्हारी आगे की जिंदगी मोना के साथ बर्बाद होते नहीं देख सकती बेटा। मोना अच्छी लड़की है पर वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। कोई ऐसी लड़की जो मेरी जाने के बाद तुम्हें समझ सके, तुम्हें संभाल सके, वो सिर्फ मीरा है। आप कहीं नहीं जा रही हैं, हमेशा मेरे साथ रहेंगी, अक्षत ने उन्हें हक करते हुए कहा। सोमित जी से मेरी बात हो गई है, तुम उन्हीं के पास रुकना और हाँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, वहां ज्यादा नखरे मत करना, राधा ने समझाते हुए कहा। ठीक है माँ, वैसे भी जीजू अच्छे दोस्त हैं मेरे, मैं एडजस्ट कर लूंगा, आप बस मेरी पैकिंग कर दीजिए, अक्षत ने उठते हुए कहा। आज शाम में कर दूंगी, राधा ने कहा और किचन की तरफ चली गई। अक्षत घर से निकल गया, उसे शुभ से जो मिलना था। अक्षत शुभ के घर आया। शुभ अपने कमरे में बैठा कोई फिल्म देख रहा था। अक्षत आया और कहा, अच्छा तो यहाँ हो रही है जाने की तैयारी? मैं कहीं नहीं जा रहा, शुभ ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। क्यों बे, इतनी जल्दी प्लान चेंज? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अक्षत आकर उसके सामने पड़े बीन बैग पर बैठ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने LLB करने का फैसला छोड़ दिया। पापा चाहते हैं मैं उनका ऑफिस संभालूं और आई थिंक वो पढ़ाई से ज्यादा अच्छा है, सर पचाना नहीं पड़ेगा, शुभ ने कहा। और हमारे सपने का क्या? अक्षत ने हैरानी से कहा। कौन सा सपना? वो तो मैं बस तुझे कंपनी देने के लिए तेरे साथ 2 साल बेस्ट कर रहा था, शुभ ने कहा। वाह बेटा जी, इतना बड़ा एहसान, अक्षत ने ताना मारते हुए कहा। देख यार, तू तो जानता है वर्षा, अरे मेरी गर्लफ्रेंड, उसे छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है और पापा चाहते हैं मैं इधर ही सेटल हो जाऊं, इसमें गलत क्या है? वैसे भी अगर मैंने वकालत की ना तो सबसे बुरा वकील साबित होऊंगा, शुभ ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं परसों निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए, अक्षत ने कहा। तू भी खामखा जा रहा है, अंकल का इतना बड़ा बिजनेस है, उसे मैं ट्राई क्यों नहीं करता, शुभ ने कहा। मेरे सपने कुछ और हैं, एक दिन ये पूरा शहर मुझे जानेगा, अक्षत ने कहा। वो तो अब भी जानता ही है। अच्छा सुन, शुभ ने कहा। हाँ, अक्षत ने अपना फोन देखते हुए कहा।
तूने उसे बताया कि तू उसे पसंद करता है? शुभ ने अक्षत के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा। किसे? अक्षत का ध्यान अभी भी उसके फोन में था। अरे वही, तुम्हारी वो मीरा जी। शुभ ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा। अक्षत ने घूरते हुए शुभ को देखा और कहा, तुम पिट जाओगे, मैं बता रहा हूं। हाँ तो पीट लो, पर उससे सच थोड़ी बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है बाबू, तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत कुछ है, शुभ ने कहा। तो अक्षत थोड़ा सा नरम पड़ गया और कहने लगा, हाँ पसंद करता हूं उसे। तो फिर कहता क्यों नहीं? शुभ ने कहा। अभी उसे ये सब कहने का सही वक्त नहीं है, पहले कुछ बन जाऊं उसके लायक, उसके बाद, अक्षत ने कहा। और तब तक उसे कोई और उड़ा ले गया तो? शुभ ने कहा। जान ले लूंगा उसकी, वो सिर्फ मेरी है, वो कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ रहेगी। कहते हुए अक्षत के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। शुभ ने देखा तो मन ही मन मुस्कुरा उठा और कहा, मतलब लौंडे को इश्क हो गया है। इश्क कह लो या उस पे मेरा हक कह लो, मीरा सिर्फ अक्षत की ही रहेगी, अक्षत ने विश्वास से भरकर कहा। शुभ को बहुत खुशी हो रही थी ये जानकर कि अब उस अकड़ू मोना से अक्षत का पीछा छूट जाएगा और उसकी जिंदगी में कोई सही लड़की आ जाएगी। वह उठा और अक्षत के गले लगते हुए कहा, आज से वो भाभी हुई हमारी, तुम आराम से जाओ दिल्ली, उनका ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। चल बे कमीने, तुझ पे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या लास्ट मोमेंट पे प्लान कैंसिल किया ना तूने? अक्षत ने उसे साइड करके कहा। तुम सक्सेस हो जाओ, लगेगा मैं हुआ हूं, शुभ ने अक्षत को मनाते हुए कहा। चल अब मक्खन मत लगा, अक्षत ने दूर हटते हुए कहा। रुक, अभी तेरा मुंह ठीक करता हूं। कहते हुए शुभ बेड के पास गया और छुपाई हुई सिगरेट निकाल लाया। शुभ ने सिगरेट जलाई और एक कश लगाकर अक्षत की ओर बढ़ा दी। अक्षत ने एक कश लगाया और सिगरेट शुभ की ओर बढ़ाकर कहा, दिल्ली जाकर नहीं पी पाऊंगा यार। क्यों? शुभ ने सिगरेट वापस अक्षत की ओर बढ़ा दी। अरे तनु दी है ना वहां, उनके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता, अक्षत ने कहा। कोई ना, मैं आधी आधी बचाकर रखूंगा तेरे लिए, शुभ ने कहा। तू भी पीना कम कर दे कमीने, मर जाएगा एक दिन, अक्षत ने कहा और सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। शुभ ने रूम फ्रेशनर छिड़का और बेड पर बैठते हुए कहा, भाई तुझे स्टेशन छोड़ने मैं जाऊंगा। हाँ चलना, परसों सुबह, अभी मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ काम है, अक्षत ने कहा। तो शुभ ने उसे गले लगाकर कहा, मिस करूंगा तुझे कमीने। मैं भी, कहकर अक्षत उसे कसकर गले लगाता है और चला जाता है। मीरा और निधि कॉलेज से घर आ चुकी थी। दोनों ने खाना खाया और ऊपर अपने कमरे में चली आई। मीरा और निधि को एडमिट कार्ड मिल चुका था। निधि एग्जाम्स को लेकर जितना रिलैक्स थी, मीरा उतनी ही परेशान। उसके पास ढेर सारे नोट्स थे। मीरा ने पढ़ना शुरू किया ही था, तभी राधा ने उसे आवाज लगाई। मीरा नीचे चली आई तो राधा ने कहा, तुम कुछ काम कर रही हो क्या मीरा? नहीं आंटी, बताइए, मीरा ने कहा। बेटा परसों आशु दिल्ली जा रहा है, उसके साथ सामान भेजना है, कुछ लड्डू और मठरी वगैरह, वो सब बनाने में मेरी मदद कर दो, राधा ने बड़े प्यार से कहा। मीरा मना नहीं कर पाई और कहा, हाँ आंटी बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है, चलिए। दोनों किचन में आकर लड्डू बनाने लगी। किचन में काम करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तभी अक्षत वहां आ पहुंचा। उसने मीरा को राधा के साथ बिजी देखा तो इशारे से उसे हाथ की घड़ी दिखाई। मीरा को याद आया कि उसे बाहर जाना था। उसने जैसे ही उठने की कोशिश की, राधा ने कहा, मीरा ये सभी लड्डू जरा उस डिब्बे में पैक कर दो। जी, मीरा ने कहा और फिर अक्षत की ओर देखकर हाथ से 5 मिनट का इशारा किया। अक्षत वहां से चला गया। मीरा ने जल्दी से काम निपटाया और जैसे ही बाहर आई, दादी ने कहा, मीरा जरा यहाँ आना बिटिया। जी दादी, कहते हुए मीरा उनकी ओर जाने लगी तो अक्षत उसके सामने आया और झुंझलाकर हाथों से देरी होने का इशारा किया। बस 2 मिनट, कहते हुए मीरा मंदिर में आ बैठी और दादी के पास चली आई। अक्षत पांव पटक कर रह गया। मीरा दादी के पास आई और उनका काम करते करते 10 मिनट लग गए। फाइनली मीरा फ्री होकर जैसे ही जाने लगी, अपने कमरे से बाहर आते दादू ने कहा,
अरे मीरा, मेरा चश्मा देखा तुमने कहीं? मुझे मिल नहीं रहा। हम अभी ढूंढते हैं दादू। कहते हुए मीरा दादाजी का चश्मा ढूंढने लगी, जिसमें आधा घंटा लग गया। गुस्से से अक्षत बाहर निकल गया और कुछ देर बाद फिर फिरा कर उसने घर के लैंडलाइन पर फोन लगाया। फोन दादी माँ ने उठाया तो अक्षत ने वापस कट कर दिया। कुछ देर बाद उसने एक बार फिर फोन किया। इस बार भी फोन दादी ने ही उठाया, लेकिन अक्षत कुछ नहीं बोला, बस दादी ही हेलो हेलो बोलती रही। तो दादाजी ने कहा, अरे कौन है फोन पर? पता नहीं, कोई नालायक है। कब से हेलो हेलो बोले जा रही हूँ, जवाब ही नहीं देता। आओ आप ही आकर बात करो। कहते हुए दादी ने रिसीवर साइड में रखा और चली गई। दादू फोन की ओर चल दिए। मीरा की नजर खिड़की के बाहर खड़े अक्षत पर गई, जो कि उसे फोन के लिए इशारे कर रहा था। मीरा दादू के पास आई और कहा, दादू आप चश्मा ढूंढिए, हम देखते हैं। ठीक है। मीरा ने आकर रिसीवर उठाया तो अक्षत ने कहा, सुनो मीरा, सब काम छोड़कर अभी के अभी बाहर आओ। लेकिन दादू का चश्मा, मीरा ने बोलना चाहा तो अक्षत ने कहा, दादू का चश्मा दादू खुद ढूंढ लेंगे, तुमने सबका ठेका नहीं ले रखा। तुम बाहर आओ, मुझे देर हो रही है। लेकिन मीरा ने फिर कहना चाहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अभी आओ इसी वक्त। कहकर अक्षत ने फोन काट दिया। बेचारी मीरा क्या करे। जैसे ही जाने को हुई, दादू ने कहा, मीरा नहीं मिल रहा है चश्मा। मीरा उनके पास आई और कहा, दादू आप शांति से बैठकर सोचिए, आखिरी बार कहाँ रखा था। ये सही है। कहते हुए दादू सोफे पर बैठकर सोचने लगे और मीरा फिर से उनका चश्मा ढूंढने लगी। जब मीरा बाहर नहीं आई तो अक्षत ही अंदर चला आया और यहाँ वहां चक्कर काटने लगा। उसका गुस्सा और खुन्नस मीरा को साफ नजर आ रहा था। अक्षत को देखकर दादू ने कहा, ये तू यहाँ से वहां क्यों घूम रहा है, कुछ चाहिए? गाना गाने का मन कर रहा है। अक्षत ने झुंझलाकर कहा, हाँ तो गाओ ना, हम भी तो सुने। दादू ने अक्षत का मजाक उड़ाते हुए कहा। अक्षत ने मीरा को घूर कर देखा और गाने लगा, आजा शाम होने आई, मौसम ढीली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। अक्षत रुक गया तो किचन से आती राधा ने कहा, तू चल ये आई, तू चल ये आई जाना। अक्षत ने शर्मा कर गर्दन घुमा ली। मीरा भी उनसे नजरें चुराकर अपने काम में लग गई। राधा दादू के पास आई और उनके कुर्ते में टंगे चश्मे को निकालकर उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये रहा आपका चश्मा, और इसके चक्कर में आप बच्चों को परेशान कर रहे हैं। मीरा तुम जाओ। मीरा चली गई और उसके पीछे पीछे अक्षत भी। दादाजी खिसियाते हुए वहां से निकल गए। मीरा बाहर खड़ी अक्षत के आने का इंतजार कर रही थी, साथ ही डर भी रही थी कि उसे अक्षत के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अक्षत जैसे ही आया, मीरा ने उसके सामने अपने कान पकड़ लिए और कहा, सॉरी, वो दादू के चश्मे की वजह से लेट हो गया। तुम्हें क्या लगता है तुम ये मासूम सा फेस बनाओगी और मैं पिघल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं मिस मीरा राजपूत, मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया है तुमने। अक्षत ने मीरा को घूरते हुए कहा। सॉरी कह तो रहे हैं, मीरा ने धीरे से कहा। हाँ तो एहसान कर रही हो, कब से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि बस सबकी हमदर्द बनी हुई हो। सब अपना अपना काम खुद कर लेंगे, तुम्हें क्या जरूरत है सबका काम करने की? तुम सिर्फ मेरा ख्याल रखो ना। जल्दबाजी में अक्षत बोल गया। क्यों रखें हम आपका ख्याल? अक्षत का गुस्सा देखकर मीरा ने भी गुस्से से कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूं। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए हक जताते हुए कहा, हाँ तो हम आपके नौकर नहीं हैं जो आपकी हर बात सुनेंगे। मीरा ने भी गुस्से से घूरते हुए कहा। मीरा के ऐसा कहने से अक्षत को और ज्यादा गुस्सा आ गया, तो उसने कहा, जाओ यहां से। क्या? मीरा ने कहा। मैंने कहा जाओ यहां से, अक्षत ने तेज आवाज में कहा। मीरा की आंखों में आंसू भर आए, जिन्हें उसने आंखों में ही रोक लिया और चली गई। अक्षत का इस तरह चिल्लाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चलते चलते वह सामने किसी से टकरा गई। उसने सर उठाकर देखा
तो सामने अक्षत खड़ा था, सर झुकाए, अपने दोनों कानों को पकड़े, और उसे देखकर मीरा बस एक ही बात सोच रही थी, कैसे समझें आपको। तो दोस्तों ये था कितनी मोहब्बत है भाग 25। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।